इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स चैप्टर 14 और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेमोरी यूनिट्स। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड टू मेमोरी यूनिट्स। फर्स्ट पॉइंट है अ मेमोरी यूनिट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर मशीन दैट परफॉर्म्स अ वाइटल फंक्शन फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी यूनिट ही एक फंडामेंटल पार्ट होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर की मशीन का, क्योंकि कोई भी वर्क हम जब कंप्यूटर में कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, डाटा, इंस्ट्रक्शंस ये सब स्टोर करना पड़ता है, और वापस से यदि चीज़ चाहिए तो कहीं स्टोर होगी तभी तो हम उसको रिट्रीव कर पा रहे हैं। तो देखिए, स्टोरिंग का काम होता है और स्टोर करने के बाद रिट्रीव मतलब लेना इंफॉर्मेशन को। हमें यदि वो इन्फॉर्मेशन दोबारा चाहिए तो कहीं तो स्टोर होनी चाहिए ना कंप्यूटर में, तो उसी के लिए मेमोरी यूनिट्स का यूज होता है। सो वाइटल फंक्शन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फंक्शन। इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है एक मेमोरी यूनिट? स्टोरिंग का और रिट्रीविंग का। किसको? कुछ भी डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, कुछ भी हम कंप्यूटर में जो स्टोर कर रहे हैं एंड देन वापस से उसको हमें यदि चाहिए वो चीज़ एक्सेस करनी है तो उसको कहते हैं रिट्रीव करना। जैसे सपोज एक फाइल का नाम यदि हम ले, सपोज वर्ड है, MS वर्ड की यदि बात करें, आपने सपोज कुछ अपने नोट्स प्रिपेयर किए या कोई चीज़ आपने लिख के सेव कर दी, ठीक है, वापस से आपको चाहिए तो आप उस फाइल को क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें कहाँ सेव हो रही है? ये मेमोरी में सेव हो रही है, और उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स की ज़रूरत है। ठीक है, मेमोरी यूनिट्स मतलब ये अलग अलग टाइप की कैपेसिटी के मेमोरी यूनिट्स होंगे, वो हम आगे देखेंगे। नाउ मेमोरी यूनिट्स हैव डिस्टिंक्ट पर्पसेस। मेमोरी यूनिट्स के अलग अलग पर्पस होते हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज। इन दिस आर्टिकल वी विल डेल्व इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी यूनिट्स। ये जो वीडियो है इसमें हम मेमोरी यूनिट्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्या होता है, फिर मेमोरी यूनिट्स के काइंड्स को देखेंगे, देन उसके फंक्शंस देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंस है एंड इंपॉर्टेंस विद इन द इंटरनेशनल फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी यूनिट्स आर द लाइफ ब्लड ऑफ कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स। ये लाइफ ब्लड होता है कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स का। कोई मेमोरी ही नहीं होगी तो आप कहाँ पे चीज़ें स्टोर करेंगे, क्या रिट्रीव करेंगे? सिर्फ जो वर्क किया वो उड़ गया सपोज, तो आपने कहाँ क्या काम किया, कहाँ कोई फाइल स्टोर है, कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए ये लाइफ ब्लड होता है कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स का। They offer the potential to store and get proper entry to statistics, instructions, and packages, enabling computer structures to carry out a large variety of obligations. एक जो जिम्मेदारी होती है, ऑब्लिगेशन मतलब एक तरीके की जिम्मेदारी जो एक कंप्यूटर निभा रहा होता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से, तो किसी भी टाइप का वर्क उसके लिए मेमोरी यूनिट ही नहीं होगा तो कहाँ पे सारी चीज़ें परफॉर्म करेगा कंप्यूटर? तो जितने टाइप के जो जिम्मेदारियां निभा रहा होता है कंप्यूटर, वो मेमोरी यूनिट्स उसमें एक लाइफ ब्लड का काम कर रहा होता है। इन शॉर्ट मेमोरी यूनिट्स आर द डिजिटल ब्रेन्स ऑफ अ PC। डिजिटल ब्रेन्स है ये एक तरीके, जैसे ब्रेन में भी हमारे भी कहते हैं ना मेमोरी, कोई चीज़ की ऐसा तो नहीं कि जो दिख रहा बस उस मोमेंट के लिए वो चीज़ दिखी और फिर गायब हो गई। कुछ भी जो हमने कल भी देखा था या सुना था तो वो कहीं तो स्टोर हो रहा है ना, हमें ये रहता है ना, अरे हाँ वो चीज़ याद आ गई। या कोई नोट्स आपने 5 दिन पहले पढ़े हैं फिर भी वो पॉइंट्स आपको याद है, तो दैट मीन्स वो आपके ब्रेन में सेव है। ब्रेन प्रोसेसिंग का काम तो कर ही रहा है, कैलकुलेशंस का काम कर रहा है, अपनी थिंकिंग एबिलिटी तो उसकी चल ही रही है, लेकिन कहीं मेमोरी भी तो है, मतलब वो सेव भी हो रहा है इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में, और वापस से याद आ रहा है, मतलब वो रिट्रीव हो रहा है एक तरीके से वो चीज़, वो मेमोरी आपकी रिकॉल हो रही है आपको, दैट मीन्स कहीं तो सेव थी। तो इसीलिए इनको मेमोरी यूनिट्स को डिजिटल ब्रेन्स कहा गया है, क्योंकि नेचुरल ब्रेन तो नहीं है, डेफिनेटली डिजिटल ब्रेन हो गया एक तरीके से। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर का, लैपटॉप का, या किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस का। अलाउिंग इट टू सिस्टमाइज, होल्ड एंड कंसिडर फैक्ट्स एज डिजायर्ड। एक तो सिस्टमाइज हो जाएंगी चीज़ें, उनको होल्ड करके रखेगा, स्टोर करके, एंड कंसिडर फैक्ट्स एज डिजायर्ड, जैसे ज़रूरत है वैसे आप सेव कीजिए एंड बाद में यू कैन रिट्रीव दैट। दे आर वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, दे आर वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एवरी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
मेमोरी के बगैर तो कुछ भी नहीं। जैसे ब्रेन भी है, आप ह्यूमन ब्रेन की बात करिए, कोई मेमोरी ही नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा। ना तो कोई चीज़ याद रहेगी, ना लोग याद रहेंगे, ना आपने जो पढ़ा है वो याद रहेगा। कुछ याद ही नहीं रहेगा तो आप कोई काम कैसे करेंगे। जैसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, याददाश्त ही चली गई तो फिर बिल्कुल फैमिली मेम्बर भी कोई सामने आता है तो जो मेन कैरेक्टर है, सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया या उसको याद नहीं है, सर में चोट लग गई, तो वो क्या कहते, आप कौन। तो इसका मतलब फिर मेमोरी नहीं है तो ख़त्म है ना सब, और सारी फंक्शनिंग ख़त्म, सारे रिलेशनशिप्स ओवर। वैसे ही पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट ही नहीं रहेगा तो सारा काम बेकार है। ना कहीं कुछ सेव कर सकते, ना उसको जब चाहिए वो इंफॉर्मेशन ले सकते, तो फिर क्या फ़ायदा। So they are vital for the functioning of every hardware and software component of a computer system, making them a vital part of any computing device. अब देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, तो सबसे पहले स्पीड। मेमोरी यूनिट्स मेक इट पॉसिबल टू स्टोर एंड रिट्रीव इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा क्विकली, which reduces processing instances and boosts overall system performance. This is crucial when handling huge amounts of data or operating complicated programs. तो स्पीड डेफिनेटली मेमोरी यूनिट, देखिए मेमोरी यूनिट्स का भी जैसे फास्ट मेमोरीज भी होती है, फटाफट से यदि डाटा सेव करना है तो, लेकिन जो जितनी फास्ट मेमोरी होगी ना उसकी कैपेसिटी कम होती है, वो फिर उस पर्टिकुलर टास्क के लिए ही अवेलेबल रहेगी। फिर डिपेंड करता है कंप्यूटिंग डिवाइसेस के ऊपर भी, अलग अलग स्पीड्स होती हैं ना। मेमोरी यूनिट्स की वजह से जल्दी से डाटा स्टोर हो सकता है, उसको रिट्रीव किया जा सकता है, प्रोसेसिंग इंस्टेंसेस को वो रिड्यूस करता है, मतलब जो भी साथ साथ प्रोसेसिंग हुई वो कहीं ना कहीं सेव होती रहती है, एंड ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ प्रोसेसिंग हो रही है वो बस मेन मेमोरी में ही है, मतलब थोड़ी सी जो मेमोरी, जो फास्टेस्ट मेमोरी है फिर वहाँ से शिफ्ट होकर थोड़ी सी कम फास्ट भी आ जाएंगी, और जिस इंस्ट्रक्शन पे करेंटली वर्क हो रहा है सारी मेमोरी, जो मेन फास्ट मेमोरी होगी वो पूरी मेमोरी उस पे लग जाएगी उस इंस्ट्रक्शन, इसलिए ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज होती जाती है। दिस इज क्रूशियल व्हेन हैंडलिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा या फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स को हैंडल करते वक्त, क्योंकि साथ साथ प्रोसेसिंग हो रही है, इसको मेमोरी में सेव करते जाओ, और जो मेन फास्ट मेमोरी वहाँ पे करंट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करो, और जो हो चुकी है तो उसको फिर डिफरेंट मेमोरी में सेव करते जाओ, और वो मेन फास्ट मेमोरी फ्री हो जाएगी ताकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हैंडल कर सके। नाउ नेक्स्ट है टेम्परेरी स्टोरेज। Memory units serve as temporary storage for data and programs that are currently in use. Currently सपोज काम हो रहा है तो इधर यदि टेम्परेरी स्टोरेज की बात करें तो मेनली प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही होती है। वहाँ पे क्या है, करेंटली कोई काम हो रहा है, जब तक आप जैसे कंप्यूटर ऑन है तो प्राइमरी मेमोरी में चीज़ें दिख रही हैं सारी, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा प्राइमरी मेमोरी से चीज़ें हट जाती हैं। तो जिस चीज़ पे करेंटली वर्क हो रहा है सिर्फ उतनी चीज़ रहेगी प्राइमरी में, क्योंकि एक साथ हर चीज़ रहेगी तो फिर वो मेमोरी तो फिर फुल हो गई ना, उस पर आप प्रोसेसिंग स्पीड भी स्लो हो जाएगी, काम भी नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ उतनी चीज़ को ही मेमोरी में लिया जाता है जिस पे वर्क हो रहा है, तो करेंटली इन यूज़ वाले टास्क को लिया जाता है, अलाउिंग यूजर्स टू क्विकली मूव बिटवीन प्रोग्राम्स एंड फाइल्स विदाउट वेटिंग फॉर डाटा टू बी लोडेड फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस। फटाफट से वो प्रोग्राम सपोज प्राइमरी मेमोरी में उसमें वर्क करो करंट प्रोग्राम पे, तो बार बार ये नहीं होता है कि सेकेंडरी मेमोरी में सपोज सेव्ड है वहाँ से लो, नहीं, एक ही बार में वो प्रोग्राम आपका प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा और फिर वहाँ पे आप वर्क करते रहिए। बार बार ये नहीं कि स्टोरेज सेकेंडरी डिवाइस से किसी स्टोरेज डिवाइस से लेना पड़ेगा, ये जो भी है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस उसका अलग चैप्टर वो आप देख लीजिएगा क्या क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। Now next है multitasking. Memory units allow computer systems and different digital devices to do many tasks simultaneously. Memory units की मदद से बहुत सारे टास्क simultaneous हो जाते हैं because they can store and retrieve data for multiple programs simultaneously. जैसे आप एक साथ वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, एक्सेल की भी कोई फाइल ओपन है और आपका और भी डिफरेंट कोई टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब मल्टीटास्किंग अलाउ कर देता है ये मेमोरी यूनिट्स। नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबल है, भरोसेमंद है क्योंकि चीज़ सेव हो गई है। मेमोरी डिवाइसेस आर एक्सट्रीमली रिलायबल, भरोसेमंद, एक्सट्रीमली रिलायबल बिकॉज दे आर मेड टू रेजिस्ट नॉर्मल वियर एंड टेयर।
They are a strong and reliable storage option because they are less vulnerable to damage from outside forces like shock और vibration. शॉक और वाइब्रेशन की मदद से ये जल्दी डैमेज नहीं होती. मेमोरी डिवाइसेस बहुत सेफ रहते हैं, इवन प्राइमरी भी और सेकेंडरी मेमोरीज दोनों. नाउ एक्सेसिबिलिटी. मेमोरी यूनिट्स आर रेडिली अवेलेबल, बहुत इजीली अवेलेबल हैं ये, एंड कैन बी क्विकली, इनको जल्दी से अपडेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है. सपोज किसी भी मेमोरी यूनिट आपने, सपोज कोई फाइल है, सेव है, वो उस पर आप, वो क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी में सेव्ड है, उस पर आप आसानी से उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, डाटा देख सकते हैं. अपडेट मतलब कोई चेंज करना, वो भी कर सकते हैं. Now this makes increasing a system's memory capacity simple, enabling users to manage more data and execute demanding programs. जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना तो वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा. जहाँ भी आपने सेव किया आप वहाँ से उसको मतलब ओपन कीजिए और उस प्रोग्राम पे वर्क कर सकते हैं. एनर्जी एफिशिएंसी. मेमोरी यूनिट्स यूज, ये लेस पावर कंज्यूम करते हैं. मेमोरी यूनिट्स यूज लेस पावर देन स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव्स. स्टैंडर्ड जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स, इन सब के मुकाबले ये मेमोरी यूनिट्स कम पावर लेते हैं, रिजल्टिंग इन लोअर हीट जनरेशन कम होता है, एंड रिड्यूस्ड कूलिंग रिक्वायरमेंट्स. अब हीट जनरेशन कम है तो कूलिंग की भी उतनी वो नहीं हेडेक होती, क्योंकि जितना हीट जनरेट होगी तो फिर कूलिंग की के लिए भी सोचना पड़ता है कि इसको कैसे कूलिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज की जाए इसकी. तो इधर कूलिंग के लिए उतनी चिंता नहीं करनी होगी क्योंकि हीट जनरेशन ही कम हो रहा है. दिस मेक्स देम मोर, इसीलिए ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है. स्पेशली क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट, स्पेशली क्रूशियल फॉर डिवाइसेस लाइक जैसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इन सब के लिए बहुत क्रूशियल है, जिनकी इनकी लिमिटेड बैटरी लाइफ होती है ना, स्मार्टफोन्स की, लैपटॉप्स की. तो वहाँ पे ये मेमोरी यूनिट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं. एक मतलब लो हीट जनरेशन होगा, कूलिंग का कुछ इन सब की कोई हेडेक ही नहीं लेनी है, और लिमिटेड बैटरी में भी ये काम कर जाते हैं. तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी यूनिट्स में हमने क्या देखा? स्पीड, टेम्परेरी स्टोरेज, मल्टीटास्किंग, रिलायबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी. अब टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट्स देखते हैं. तो डिफरेंट काइंड्स के कुछ पिक्चर्स यहाँ देखते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेमोरी यूनिट्स आर यूटिलाइज्ड इन कंप्यूटर्स एंड ईच हैज इट्स ओन पर्पस. हर एक का अपना एक अलग अलग पर्पस है. कुछ कॉमन टाइप्स की बात करें तो देखिए, रैम कुछ इस तरीके से दिखता है. रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम है रीड ऑनली मेमोरी. ये प्राइमरी मेमोरी होती है रैम. रोम होता है सेकेंडरी. रैम मतलब जो करेंटली आप, जब कंप्यूटर ऑन है, जो टास्क हो रहा है, सारी चीज़ें पहले रैम पे आ जाती है, इसीलिए रैम प्राइमरी है. क्योंकि एक तो ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जब तक आप कंप्यूटर ऑन है तब तक ये मेमोरी में डाटा या जो भी टास्क है रहेगा. जैसे आप कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देंगे तो डाटा गायब, तो इसको वॉलेटाइल कहा जाता है. और रोम है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हो गई एक तरीके से. कैशे है, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई डाटा है तो है, वो डिलीट नहीं होगा, कि आप पावर ऑन कीजिए ऑफ कीजिए फर्क नहीं पड़ता. देन रैम से भी फास्ट फिर कैशे मेमोरी आ जाती, वो कुछ इस तरीके की दिखेगी. ये थोड़ी फास्ट होती है कि और भी जल्दी काम करना है तो पहले कैशे में ले आओ उस चीज़ को, बट इनका फिर साइज कम होता चला जाता है. वर्चुअल मेमोरी मतलब आप कोई टास्क करें, कोई चीज़ सपोज सेकेंडरी, ये सेकेंडरी डिवाइस है सपोज, यहाँ पे सेव्ड है, तो ये फिजिकल मेमोरी है. और यहाँ पे क्या है, ये वर्चुअल मेमोरी है. इसमें पेजेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सेकेंडरी मेमोरी से पेज आते जाएंगे, और जिन पेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है वो फटाफट से सेकेंडरी मेमोरी में वापस सेव कर दिए जाएंगे. यूज़र को क्या लगेगा कि फटाफट से वो जो भी देखना चाह रहा है उसे मिल जा रहा है, बट नहीं, बैकग्राउंड में ये वर्चुअल मेमोरी है. मतलब हमें लग रहा होता है कि चीज़ें फास्ट आ रही, बट बैकग्राउंड में ये पेजेस सेकेंडरी मेमोरी में आना जाना लगा रहता है. इनका जो रिक्वायर्ड पेजेस हैं वो सिर्फ यहाँ दिखेंगे हमको, लेकिन वो पेज इतनी जल्दी स्वैप इन स्वैप आउट हो रहे होते हैं. स्वैप इन मतलब मेमोरी में आना यहाँ, और फिर सेकेंडरी मेमोरी में जिसकी ज़रूरत नहीं है उन पेजेस को वापस से इसमें डाल देना, लेकिन उसकी फिर रिक्वायरमेंट हो सकती है तो फटाफट से फिर से लेके आना. तो वर्चुअल मेमोरी मतलब एक झूठी मेमोरी. हमें भ्रम होता है कि सब कुछ अवेलेबल है, हमें सब कुछ दिख रहा है, नहीं, बैकग्राउंड में वो सेकेंडरी स्टोरेज के साथ एक्सचेंज चल रहा है उसका. नाउ फ्लैश मेमोरी. फ्लैश मेमोरी कुछ इस तरीके के डिवाइसेस दिखेंगे. अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम इज लाइक अ क्विक एंड टेम्परेरी वर्क स्पेस. क्विक वर्क स्पेस है मतलब जैसे करेंटली हम किसी चीज़ पे काम करें तो चीज़ें रैम पे आ जाती हैं.
कंप्यूटर पे जो भी आप चीज़ें जब तक ऑन है, जो भी फाइल्स वगैरह ओपन कर रखी वो सब रैम पे आ जाता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली सेकेंडरी से इंटरेक्शन चल रहा है, नहीं, ताकि आप फटाफट वो मेमोरी अवेलेबल रहेगी और फटाफट आप काम कर सकते हैं उस पर। इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स दैट योर कंप्यूटर इज एक्टिवली यूजिंग, मतलब करेंटली जब यूज कर रहे होते हैं एक्टिवली, तो वो सब रैम में आ जाता है। व्हेन यू ओपन अ फाइल और रन दी सॉफ्टवेयर, कोई फाइल ओपन किया, कोई सॉफ्टवेयर रन करना, तो पहले वो कहाँ लोड हो जाता है, रैम में। सो योर लैपटॉप कैन एक्सेस इट, फिर रैम एक फास्ट मेमोरी होती है, इसलिए वहां से फिर क्विकली आप काम कर सकते हो उस फाइल पे या प्रोग्राम पे। However, RAM is only sometimes permanent storage, so everything in RAM is रैम एक, देखिए परमानेंट स्टोरेज तो नहीं है ये, बस उस करंट मोमेंट के लिए हमको लगता है कि परमानेंटली चीज़ें यहाँ पे, बट ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। एवरीथिंग रैम में लॉस्ट हो जाती है जब आप कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ टेम्परेरीली चीज़ें आ रही हैं आपकी फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, फास्टली आप काम कर सकें, तो सारी चीज़ रैम में आ जाती है जैसे ही आप किसी भी फाइल पे वर्क करें। बट एक बार कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया तो वो फाइल भी क्लोज हो गई, तो रैम से डाटा सिर्फ तभी तक रहता है जब तक ऑन है डिवाइस, कंप्यूटर ऑफ होते ही गायब चीज़ें। इसलिए रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहा गया। वॉलेटाइल का मतलब उड़ जाना, जिससे डाटा उड़ जाता है। रोम नॉन वॉलेटाइल, इसमें जो चीज़ है वो है, डाटा एक बार इसमें फिक्स प्रोग्रामिंग कर दी जाती है रोम में। ROM is a memory that stores essential records that your laptop needs to start up and run essential functions. ROM में वो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है जिसकी वजह से जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा हो तो वो सारी चीज़ें ROM से एक्सेस कर रहा हो, तो उसमें फिक्स प्रोग्रामिंग रहती है, तो कंप्यूटर ऑन हो ऑफ हो फर्क नहीं पड़ता। बल्कि ऑन होते वक्त जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं कि फाइनली आपको चीज़ें दिखती हैं, आपको जैसे कंप्यूटर ऑन करे तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, तो वो सब रोम में प्रोग्रामिंग है इस सब की। तो रोम की मदद से कंप्यूटर आपको फाइनली ऑन हो जाता है। फिर जब आप वर्क करने लगते हैं तो फिर चीज़ें रैम में आ जाती हैं, जो भी फाइल है, डाटा है, जिस पे भी आपको वर्क करना है। एक बार कंप्यूटर ऑन हो फिर रैम का काम शुरू हो जाता है, बट कंप्यूटर ऑन होने तक जो चीज़ें होती हैं वो रोम में रहती हैं, वहाँ से चीज़ें ली जाती हैं। इट कैरीज फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, इसमें प्रोग्रामिंग होती है जो कि फिक्स्ड रहती है, इसलिए उसको फर्मवेयर भी कहा जाता है, और है तो वो प्रोग्रामिंग ही एक तरीके की। दिस इज परमानेंटली प्रोग्राम्ड इनटू द, कंप्यूटर की सर्किटरी में ही ये डिवाइस रहता है और परमानेंट प्रोग्रामिंग होती है इसमें। द रिकॉर्ड्स इन रोम कैन नॉट बी मॉडिफाइड, सो इट इज सिक्योर एंड रिलायबल। रोम की चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता, फिक्स्ड है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हाँ चेंज भी होता है, बट जनरली नहीं किया जाता है। बट किया जाए तो देखिए, एक प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसमें रोम, ईपी रोम है, इरेज करने के भी तरीके होते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी हो गया, या इरेजेबल रोम हो गया, वो फिर इरेजेबल होते हैं वो डिवाइसेस, लेकिन वो भी इतना ईजी नहीं रहता है। थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो जनरली रोम में चेंज नहीं होता, बट फिर भी पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए अलग टर्म्स है। ई रोम हो गया है, इरेजेबल रोम, प्रोग्रामेबल रोम, उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे अभी। फिर है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी आपकी और फास्ट मेमोरी होती है, ये भी प्राइमरी मेमोरी होती है रैम की तरह, लेकिन ये और फास्ट होती है, मतलब कोई प्रोसेसिंग और फास्ट चाहिए आपको तो वो रैम से कैशे में चली जाती है। तो फटाफट कैशे क्योंकि और फास्ट है तो उससे डाटा एक्सेस करना और इजी रहता है, क्विक रहता है। कैशे मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, ये भी प्राइमरी है तो डाटा तो उड़ जाता है, सिर्फ तब तक आप वर्क कर पा रहे जब तक कंप्यूटर ऑन है। कैशे मेमोरी इज अ volatile memory used to store data or often accessed instructions. Since the cache memory accesses data more quickly than RAM, RAM से भी ज़्यादा क्विक होती है तो ये और फास्ट प्रोसेसिंग होती है इसमें। दिस कैन एनहेंस, तो सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। डाटा कैन बी एक्सेस्ड मोर क्विकली थैंक्स टू द ग्रेटर प्रॉक्सिमिटी ऑफ कैशे मेमोरी टू द सीपीयू। ये सीपीयू के और करीब रहती है ये मेमोरी, थोड़ा थोड़ा दूरी बढ़ाते जाइए मेमोरी की तो रैम और थोड़ी दूर है, तो जो ज़्यादा नज़दीक मेमोरी रहेगी उससे ज़्यादा प्रोसेसिंग फास्ट होगी, सीपीयू जल्दी से डाटा इसमें से ले लेगा। अब वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी इज अ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग अवेलेबल मेमोरी बाय यूटिलाइजिंग हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव स्पेस को भी ले लिया गया, जैसे हमने इस पिक्चर में देखा था ना, ये रहा वर्चुअल मेमोरी। ये हार्ड ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज से भी चीज़ें ली जा रही हैं, लेकिन वो स्वैप इन स्वैप आउट इतनी फास्ट हो रहा है, हमको लगता है कि हमने जो चीज़ चाहिए इमिडिएटली मिल गई, बट नहीं, बैकग्राउंड पे बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो रही होती है। हमें लगता है कि झूठी मेमोरी का एक भ्रम सा दिखाया जाता है, इसलिए वर्चुअल कहा गया इधर।
आपको लग रहा है कि हमारे पास सब अवेलेबल है, बट नहीं, बैकग्राउंड में वो हार्ड डिस्क स्पेस के साथ उसका एक्सचेंज चल रहा है पेजेस का. When RAM is at capacity, the computer temporary, suppose RAM पूरा फिल हो गया बट स्टिल हमें चीज़ें चाहिए, तो कंप्यूटर टेम्परेली ट्रांसफर सम डाटा टू द हार्ड ड्राइव टू मेक रूम इन रैम फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स. तो रैम पे यदि हमें और कैपेसिटी चाहिए, हम किसी और चीज़ पे भी प्रोसेसिंग साथ साथ करना चाह रहे हैं, तो जो करेंटली टेम्परेली थोड़ी देर के लिए यूज़ में नहीं है, उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए फिर से हार्ड ड्राइव में कर दिया जाता है और हार्ड ड्राइव से जो भी डिज़ायर्ड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम चाहिए उसको ले लिया जाता है. क्योंकि स्पेस तो रैम में क्या स्पेस बनाया जाता है. रैम में भी जितनी चीज़ें सेव्ड है, ज़रूरी तो नहीं कि इमीडिएटली सब पे एक साथ काम हो रहा है. तो करेंटली देख लिया जाता है कि थोड़ा सा काम किस पे नहीं हो रहा करेंटली, उसको हटा के फिर जो ज़्यादा डिमांडिंग है उस पेज को ले लिया जाता है. दिस मेथड एनहेंसेस, तो कंप्यूटर परफॉर्मेंस बढ़ गई यहाँ पे भी. देखिए सीपीयू जब डायरेक्ट हार्ड ड्राइव से या सेकेंडरी स्टोरेज से वो करेगा ना, तो स्पीड घटती है उसकी, वो ले सकता है डायरेक्टली वहाँ से भी, बट प्रोसेसिंग स्पीड डिले हो जाएगी. वो पहले उधर डिमांड पुट करेगा, वहाँ से चीज़ आएगी, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है. रैम में चीज़ें रहती हैं तो स्पीड वो डायरेक्ट सीपीयू और फास्ट तरीके से इंटरेक्ट करता है, तो इसलिए सेकेंडरी डिवाइस से चीज़ें रैम पे आ जाती हैं. दिस मेथड एनहेंसेस कंप्यूटर परफॉर्मेंस व्हेन रनिंग न्यूमेरस प्रोग्राम्स बाय अलाउइंग द मशीन टू स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन दैट इज फिजिबल इन रैम. तो इसकी वजह से एक साथ डिफरेंट प्रोग्राम्स पे वर्क हो जाता है, जिस पे करेंटली नहीं हो रहा, थोड़ा सा वो देखा जा रहा है कि नहीं करेंटली किसी और प्रोग्राम की डिमांड ज़्यादा है, तो फिर कुछ स्पेस क्लियर किया जाता है. जो नहीं, जिस पे ज़्यादा वर्क हो रहा भी, उसको वापस से सेकेंडरी स्टोरेज में डाल दिया जाता है और जिस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उसको ले लिया जाता है रैम पे. सो वर्चुअल मेमोरी हो गई है. नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी. फ्लैश मेमोरी ये नॉन वॉलेटाइल है, इसमें से डाटा उड़ता नहीं है, जो एक बार सेव तो सेव. फ्लैश में डाटा मतलब आप उड़ाना चाहेंगे तो ही उड़ेगा, जनरली इससे डाटा जाता नहीं है. जैसे कंप्यूटर ऑफ कीजिए ऑन कीजिए फर्क नहीं पड़ता. Flash memory is a non-volatile memory frequently appearing in solid nation drives, solid state drives होगा SSD. Solid state drives इसको चेक कर लीजिएगा, solid nation drives नहीं, ये solid state drives SSD कहते हैं इसको. USB drives है, जो कि आपकी जैसे पेन ड्राइव्स हो गए, मेमोरी कार्ड्स हो गए, स्मार्टफोन्स में आपने देखा होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट इनको फ्लैश मेमोरीज कहा जाता है. इट इज़ एक्स्ट्रा रिलायबल एंड फास्टर देन ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स के मुकाबले थोड़ी सी रिलायबल और बहुत फास्ट होती है. मेकिंग इट अप्रोप्रिएट फॉर यूजेज इन डिवाइसेज दैट आर पोर्टेबल. पोर्टेबल डिवाइसेज में इनका यूज़ हो जाता है, साइज भी स्मॉल रहता है इनका. नाउ ट्रांजिस्टर्स यूज्ड इन फ्लैश मेमोरी फॉर डाटा स्टोरेज रिमेन करंट इवन इफ द पावर हैज़ बिन स्विच्ड ऑफ. इनमें किसका यूज़ होता है फ्लैश मेमोरीज में? ट्रांजिस्टर्स का, और उनमें डाटा सेव रहता है, चाहे आप पावर ऑफ कीजिए ऑन कीजिए फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है. फिर रजिस्टर्स है. रजिस्टर्स फास्टेस्ट मेमोरी कह लीजिए. कैशे से देखिए, एक तो रैम हो गया, पहले चीज़ें रैम में आई, प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो रैम से भी ज़्यादा फास्ट कैशे है और कैशे से भी फास्ट रजिस्टर्स. तो करेंटली कोई डाटा चाहिए तो रजिस्टर्स और फास्ट हैं, ठीक है, लेकिन इसकी कैपेसिटी कम है तो इसमें लिमिटेड डाटा ही सेव हो सकता है. रजिस्टर्स आर स्मॉल, देखिए साइज कम होता है बट इनका. क्विक मेमोरी यूनिट्स फाउंड ऑन द सीपीयू. दे कैन टेम्परेली स्टोर डाटा. सपोज फास्ट प्रोसेसिंग करनी है, डाटा को फटाफट से कहीं सेव करना, थोड़ा ही डाटा है, दूसरा डाटा चाहिए फिर, तो टेम्परेली रजिस्टर्स में सेव कर दिया उनको. दे कैन टेम्परेली स्टोर डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग लाइक कंप्यूटेशन रिजल्ट्स. कोई रिजल्ट है, फटाफट कंप्यूट करके जो रिजल्ट है उसको रजिस्टर्स में सेव कर दिया. फिर नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए सपोज कैशे से लिया गया इंस्ट्रक्शन या जो भी डाटा है उस पर वर्क होगा. ऐसे रैम से कैशे में चीज़ें आ गई, फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही सेव हो. कंप्यूटेशन रिजल्ट्स को टेम्परेली सेव कर दिया रजिस्टर्स में. एंड द कंटेंट ऑफ सर्टेन मेमोरी एड्रेस, किसी मेमोरी एड्रेस के कंटेंट को सेव कर दिया. ऑल्दो रजिस्टर्स आर द क्विकेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी करेंटली एक्सेसिबल, देयर प्रोडक्शन कॉस्ट्स आर ऑल्सो दी हाइएस्ट. देखिए, एक तो इनकी क्विकेस्ट, बहुत क्विक मेमोरी होती है, फास्ट मेमोरी होती है, कैशे से भी फास्ट होती है, लेकिन एक तो इनकी कैपेसिटी कम रहती है. लेकिन अब फास्ट मेमोरी है तो इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, जितनी फास्ट मेमोरी उतनी कॉस्ट अधिक होती है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी इनकी हाईएस्ट रहती है. अब फंक्शंस ऑफ मेमोरी यूनिट्स देख लेते हो क्या क्या पॉइंट्स इसमें. मेमोरी डिवाइसेस सर्व न्यूमेरस क्रिटिकल फीचर्स इन अ कंप्यूटर डिवाइस. मेमोरी डिवाइसेस बहुत सारे क्रिटिकल फीचर्स को
सर्व कर रहा होता है एक डिवाइस पे, और वो कैपेबिलिटीज हम देखते हैं क्या है, जो कि ओवरऑल ऑपरेशन एंड ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट देखिए, डेफिनेट सी बात है, मेमोरी का मेन काम होता है स्टोरेज का, वो डाटा को स्टोर कर रहा होता है। मेमोरी डिवाइसेस ऑफर स्टोरेज फॉर बोथ ट्रांजायंट एंड लॉन्ग टर्म फैक्ट्स। ठीक है, ट्रांजाइंट मतलब क्विकली उस मोमेंट के लिए भी सेव कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करना उसके लिए भी। द प्राइमरी मेमोरी क्विकली होल्ड्स स्टैटिस्टिक्स एंड कमांड्स वाइल दे आर बीइंग एक्टिवली यूज्ड बाय द सीपीयू। सीपीयू एक्टिव जिस पे यूज कर रहा है वो तो सेव हो ही रहा है, ensuring that the computer can respond quickly to character input. Now secondary memory, primary memory तो quick access के लिए हो गया, secondary memory serves as a long term के लिए भी चीज़ें सेव करनी है जिसका immediate यूज़ नहीं है बट जब चाहिए उससे ले सकते हैं, तो उसके लिए secondary memory आ गई। Secondary memory serves as a long-term garage answer, permitting customers to preserve files, set up software, and keep statistics that persist even after the computer is turned off. Secondary memory में चीज़ें रहेंगी चाहे आप कंप्यूटर को ऑफ कर दीजिए। प्राइमरी मेमोरी में लेकिन क्विकली वर्क करने के लिए एक बार कंप्यूटर ऑफ हुआ तो डाटा उड़ गया वहाँ से, तो करेंटली वर्क करने के लिए ठीक है प्राइमरी मेमोरी, वहाँ क्विक टास्क हो जाएगा बट वहाँ पे चीज़ें सेव परमानेंट नहीं रहती। परमानेंट स्टोरेज के लिए सेकेंडरी मेमोरी है। देन डाटा रिट्रीवल, एक बार सेव तो कर लिया, फिर रिट्रीव डाटा वापस भी चाहिए, तो मेमोरी यूनिट्स का काम यहाँ भी आ गया डाटा रिट्रीवल के लिए। मेमोरी डिवाइसेस अलाउ द कंप्यूटर सिस्टम टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स एंड कमांड्स रैपिडली। प्राइमरी मेमोरी इज इन पर्टिकुलर डिजाइन फॉर क्विक रिकॉर्ड रिट्रीवल, जो भी रिकॉर्ड चाहिए पहले प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल करा दो तो फटाफट से देख सकते हैं। परमानेंट सेव के लिए डेफिनेटली सेकेंडरी स्टोरेज होता है। नाउ ऑफरिंग द सीपीयू द इसेंशियल सोर्सेज टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशंस एंड कैरी आउट ऑब्लिगेशन सक्सेसफुली। ऑब्लिगेशन मतलब वही टास्क, ऑब्लाइज करना। कंप्यूटर एक तरीके से हमारे टास्क करके ऑब्लाइज ही तो कर रहा है, तो वो अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर रहा होता है, मतलब अपनी जो भी कंप्यूटर को टास्क दिया गया वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है, उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है और अपनी ऑब्लिगेशन सक्सेसफुली वो कैरी आउट करता है। क्योंकि कोई चीज़ किसी फाइल पे वर्क करना वो मिलेगी ही नहीं कहाँ पे है, तो क्या फ़ायदा। तो पहले उस फाइल का डाटा या इंस्ट्रक्शन डाटा उस चीज़ को रिट्रीव करना पड़ेगा ना। तो आप जैसे कोई फाइल है, आप वर्ड पे काम कर रहे थे, सपोज आपने एक पैराग्राफ लिखा और फिर सेव कर दिया और स्विच ऑफ कर दिया अपना, सपोज लैपटॉप पे कुछ आप वर्क कर रहे थे, नेक्स्ट डे आपको उसी फाइल पे और डिफरेंट पैराग्राफ्स ऐड करने हैं, तो आप उस फाइल को एक्सेस करेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे हाँ प्रीवियस वर्क तो है ही उसमें, अब उसमें आगे का काम आप कर सकते हैं। तो डाटा रिट्रीवल हो गया, डाटा ले लिया, मतलब फाइल को एक्सेस कर पा रहे, पता चला वो फाइल कल काम किया वो उड़ गई, क्या फ़ायदा फिर। नाउ डाटा प्रोसेसिंग, the CPU uses number one memory as a workspace for information processing। नंबर वन मतलब जितनी फास्ट मेमोरी उससे इंटरेक्शन ज़्यादा फास्ट होता जाएगा, जैसे रजिस्टर, कैशे, फिर आपका प्राइम ये हो गया रैम। देन कुछ चीज़ नहीं है तो सेकेंडरी स्टोरेज से भी लिया जाता है, पहले वो रैम में आएगी, तो जितनी फास्ट मेमोरी होगी उतनी क्लोज रहती है वो सीपीयू से। इट मासेस स्टैटिस्टिक्स एंड कमांड्स फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इनटू नंबर वन मेमोरी। नंबर वन मेमोरी मतलब फास्टेस्ट मेमोरी तक चीज़ें को लाया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। वंस बेसिकली यहाँ नंबर वन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है। वंस प्रोसेसिंग इज कंप्लीट, जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी द रिजल्ट्स में भी वापस से रिजल्ट्स को स्टोर कर दिया जाता है और उन सबको फिर से सेकेंडरी मेमोरी में रिटर्न कर दिया जाता है। मेकिंग एन अलाउंस फॉर फैक्ट मॉडिफिकेशन एंड गैरेज, वापस से आपको चाहिए कोई अपडेशन करना, मॉडिफिकेशन, तो सेकेंडरी स्टोरेज से आप कभी भी उसको ले सकते हो और उस पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। मेमोरी यूनिट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मल्टीटास्किंग। एक बार कई चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेव्ड है कहीं पे, आप ओपन कीजिए, सपोज दो फाइल्स पे वर्क करना है, दो को क्लिक करके आप उस पर काम कीजिए। They permit the computer system to switch among distinct packages and duties। स्विच कर सकते हैं आप, सपोज एक्सेल भी ओपन है आपका, वर्ड पे भी वर्क चल रहा है तो आप वर्ड पे काम कर सकते हैं, फिर एक्सेल भी ओपन है, मतलब वो ऑलरेडी प्राइमरी मेमोरी में तो है ही, आपका मन चाहे तो एक्सेल पे वर्क कीजिए, थोड़ी देर के बाद आप चाहे तो वर्ड पे स्विच कर जाइए, सपोज पावर पॉइंट भी ओपन है आपका, कोई स्लाइड पे वर्क करना आप वहाँ भी कर सकते हैं, तो मल्टीटास्किंग हो जा रही है। with the aid of storing and handling the facts and instructions for everyone।
विद इनफ नंबर वन मेमोरी, मतलब यदि प्राइमरी मेमोरी काफ़ी है, साइज अलग अलग मैटर करता है, प्राइमरी मेमोरी का जितना साइज ज़्यादा होगा तो उतना फास्ट प्रोसेसिंग होगी। विद इनफ नंबर वन मेमोरी अ कंप्यूटर कैन एफर्टलेसली कोप विद मल्टीपल टेक्निक्स साइमल्टेनियसली। मेमोरी ही कम है तो देखिए चीज़ें भी कम सेव होंगी, जितनी अच्छी मेमोरी होगी प्राइमरी मेमोरी उतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो पाएगा, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और कस्टमर भी संतुष्ट रहेगा। एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कस्टमर एंजॉयमेंट, मतलब यूजर्स बहुत टास्क कर रहे, पता चला उनकी फाइल ही नहीं ओपन हो रही है, ठीक है। Now next is system performance. The amount and velocity मतलब speed, the amount and velocity of memory in a PC or laptop appreciably affect its ordinary performance. कितनी मेमोरी अवेलेबल है और उसकी क्या स्पीड है ये मैटर करता है सिस्टम की परफॉर्मेंस पे। अमाउंट भी ठीक होना चाहिए और उसकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए मेमोरी की, तो सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़ती है। अ कंप्यूटर सिस्टम विद ग्रेटर प्राइमरी मेमोरी कैन मैनेज, अच्छी प्राइमरी मेमोरी है तो फिर बड़े बड़े टास्क भी परफॉर्म हो जाते हैं। कैन मैनेज ह्यूज एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स, बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स पे वर्क हो जाता है। लीडिंग टू हायर टिपिकल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस हाई हो जाती है। एंड फास्टर रिएक्शन टाइम्स, रिएक्शन टाइम्स में बहुत वेट नहीं करना पड़ता किसी चीज़ पे, फास्ट प्रोसेसिंग मिल जाएगी। Additionally, the entry speed of memory devices influences the PC's processing velocity. कितनी जल्दी आप मेमोरी मतलब चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हैं उससे। एंट्री स्पीड मतलब कोई पेज आपने डिमांड किया, पता चला कि वो फाइल को बहुत टाइम लग रहा है, वो एक बार ओपन हो जाए फिर उस पर टास्क करते रहिए आप, तो कितना टाइम लग रहा है उसको एंटर करने में या ओपन होने में, उस पर भी डिपेंड करता है। पीसी की परफॉर्मेंस उस पर भी डिपेंड करती है। एज क्विकर मेमोरी अलाउज, जितनी क्विक मेमोरी होगी तो फास्टर इंफॉर्मेशन आप उसमें निकाल सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। एज क्विकर मेमोरी अलाउज फास्टर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप अपने लेवल पे भी इसको एक बार वीडियो पॉज करके रीड कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि क्या क्या फंक्शंस थे मेमोरी यूनिट्स के। वो थे डाटा स्टोरेज है, डाटा रिट्रीवल, डाटा प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, सिस्टम परफॉर्मेंस। नाउ मेजरमेंट्स ऑफ मेमोरी यूनिट्स देख लेते हैं। मेमोरी यूनिट्स के मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूनिट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेमोरी यूनिट्स आर यूज टू मेजर, मेमोरी यूनिट्स आर यूज टू मेजर एंड रिप्रेजेंट डाटा। किसी डाटा को मेजर करना और रिप्रेजेंट करना तो कुछ एक यूनिट तो होना चाहिए ना, जैसे वेट है, वेट के लिए किलोग्राम, ग्राम, इन सब का यूज़ होता है। तो जैसे ये इतने केजी का है तो कुछ तो मेमोरी यूनिट को भी इनके लिए भी कुछ तो वो होना चाहिए ना, मेजरमेंट कैसे मेजर करेंगे। दीज यूनिट्स विच कैन बी मेजर्ड इन, तो इनके लिए अलग अलग टर्म्स है, जैसे बिट्स, बाइट्स, गीगाबाइट, मेगाबाइट, वही सब हम देखेंगे यहाँ पे। दीज यूनिट्स विच कैन बी मेजर्ड इन बिट्स एंड बाइट्स ऑफर अ टेक्निक टू एस्टिमेट दी वॉल्यूम ऑफ डाटा विच कैन बी स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक डिवाइस और सिस्टम। और कुछ कॉमनली यूज मेमोरी यूनिट्स की बात करते हैं यहाँ पे, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो इसको पूरा याद कर लीजिए। बिट, बिट का मतलब बाइनरी डिजिट, केबी किलोबाइट हो गया, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट, पीबी पीटाबाइट, ईबी एक्साबाइट, जेडबी जीटाबाइट और वाई योटाबाइट, बेसिकली यही है। तो देखिए बिट में क्या होता है, 0 या 1 कोई भी एक डिजिट होता। पहली बात तो सारी चीज़ें बाइनरी डिजिट्स को ही यूज़ होंगी सारी यहाँ पे, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी भाषा को ही समझता है। सारी चीज़ें फाइनली 0 और 1 के फॉर्म में, तो बिट का मतलब इन दोनों में से कोई भी एक, इसको जैसे 0 को 1 बिट कहा गया, 1 को 1 बिट, मतलब एक बिट, 0 या 1 में से कुछ भी हो सकता है। केबी क्या होता है, 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को 1 केबी कहा जाता है, 8 बिट्स, ठीक है। 8 बिट मिलके 1 किलोबाइट बनता है। देखिए एक निब्बल भी होता है बीच में, निब्बल 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, बट वो उतना कॉमनली यूज नहीं है, तो यहाँ मोस्ट कॉमनली यूज मेमोरी यूनिट्स है। फिर एमबी होता है 2 टू द पावर, जितना छोटा यूनिट है उसको बस ऐड करते जाना आपको, 2 टू द पावर 10 केबी मिलके 1 एमबी बनेगा। और 2 टू द पावर 10 क्या होता है इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1024 होता है, ठीक है। तो 1024 किलोबाइट्स मिलके 1 मेगाबाइट बनेगा, या फिर शॉर्ट में 2 टू द पावर 10 केबी भी कह सकते हैं। फिर जीबी है गीगाबाइट, गीगाबाइट में इससे स्मॉलर क्या है, एमबी,
तो बस 2 to the power 10 लगाते जाइए। 2 to the power 10 MB मिलके क्या बनेगा, 1 GB बनेगा। और 2 to the power 10 मतलब वही 1024। और एक TB क्या होगा, 2 to the power 10 GB या 1024 GB, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो ऐसे हायर यूनिट्स मतलब लोअर का 2 to the power 10 करते जाना है। यहाँ पे नहीं करना, शुरुआत में बस डिफरेंट है, बट एक बार KB MB आने लगा तो 2 to the power 10 बस आपको करते जाना है। PB मतलब चलिए 2 to the power 10 ना लिख के, ज़्यादातर तो 1024 का यूज़ होता है। 1024 बात एक ही है, बट ये आपको याद रहेगा 1024 TB। इतने TB बन के एक पीटाबाइट बनेगा। और एक्साबाइट 1024 पीटाबाइट्स। तो बस 1024 या 2 to the power 10 और फिर प्रीवियस यूनिट आपको लिख देना, तो हायर यूनिट बन जाएगा फिर वो। ये एक्साबाइट हो गया। फिर 1 zettabyte क्या होगा, 1024 एक्साबाइट मिलके 1 zettabyte बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्साबाइट हो गया। अब योटाबाइट क्या होगा, 1024 zettabyte। तो हायर यूनिट्स में बस 2 to the power 10 आपको लगा देना और लोअर यूनिट का नाम लिख देना, तो वो मिलके एक हायर यूनिट बन जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स हो गए। इसके ऊपर बहुत MCQs आते हैं, तो इस सीरीज इसको पूरा याद रखिएगा, इस हायरार्की को। स्मॉलेस्ट बिट है, देन KB किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट, PB पीटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट। अब समझा तो मैंने दिया है, बट वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। बिट क्या होता है, द कंप्यूटर मेमोरी यूनिट स्टार्ट फ्रॉम बिट 0 या 1, इनमें से किसी भी एक को हम बिट कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है। अ बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट टू मेजर डाटा स्टोरेज, डाटा स्टोर्ड इन मेन मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेज। अब बिट कैन हैव ओनली वन बाइनरी वैल्यू, या तो 0 या 1। फाइनली तो हर चीज़ डिजिटल फॉर्म में है, बट इसमें भी सिंगल एक को हम बिट कहेंगे। बाइट 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ रही। इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट टू मेजर डाटा। देखिए, इट कंटेन्स 8 बिट्स या फिर इज इक्वल टू 8 बिट्स। सो एक बाइट को हम, और टोटल वैल्यूज देखिए, किसी की भी टोटल वैल्यूज कितनी होगी उस पे जितने भी बिट्स बन रहे हैं, तो 2 to the power ये देखिए 8 बिट्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ इतना बाइट्स। एक बाइट क्या होता है, 8 बिट्स के बराबर। यहाँ बाइट लिखा हुआ नहीं, बिट के बाद बाइट आता है, ठीक है। बिट बाइट वो आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पे 1024 बाइट्स के बराबर एक किलोबाइट क्या होता है, 2 to the power 10 बाइट्स, ठीक है। 2 to the power 10 बाइट्स। बिट नहीं होगा, बिट के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद फिर KB आता है क्योंकि देखिए फिर सब में बाइट 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 होने लगा ना सब में। और टोटल वैल्यूज कितनी होगी, जैसे जितने बिट्स है उसका बस 2 to the power कर दीजिए। तो एक बाइट में कितनी वैल्यू होंगी, 8 बिट्स होती है सबसे पहली बात, तो 2 to the power 8 करना है बस, तो उतनी टोटल वैल्यूज वो होल्ड कर सकता है, 256 वैल्यूज। दे मेजर द साइज ऑफ फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट डॉक्यूमेंट, इमेजेस, सब जो है कहते हैं ना इतने बाइट है इसका साइज। किलोबाइट फिर मैंने बता ही दिया, किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स। किलोबाइट से छोटा बाइट है, तो बस 1024 या 2 to the power 10 आपको लिख देना है। स्मॉल फाइल्स के लिए KB का काम होता है। फिर जैसे जैसे फाइल का साइज इंक्रीज होगा तो आप मेमोरी यूनिट भी अलग अलग मेजरमेंट उसका इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कोई छोटी इमेज है, उसका लगभग 1024 कैरेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट चाहिए, तो वो 1 KB के बराबर हो गई। जैसे स्प्रेडशीट पे वर्क कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, स्मॉल इमेज फाइल्स है, उन सब में KB का यूज़ होगा। आप किसी भी फाइल का साइज देखते हैं ना कि इतने KB है या फिर इतने MB है, जितना साइज बढ़ेगा इसका तो इतना GB है। कभी कभी आप कहेंगे इतने टेराबाइट का स्टोरेज चाहिए आपको, तो जितना डाटा चाहिए फिर उतना मेमोरी साइज भी बढ़ता जाएगा आपका। ऑल द ग्रेटर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैव गेन पॉपुलैरिटी एज डाटा फाइल्स क्योंकि इंक्रीज हो रही है, ज़्यादातर चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड ही हो रही हैं, तो मेमोरी भी अब ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, तो हायर मेमोरी ज़्यादा डिमांड में है। लेकिन स्टिल किलोबाइट्स, छोटी फाइल्स पे तो वर्क होता ही रहता है, किसी इमेज पे, स्प्रेडशीट की फाइल पे, तो वो सब KB का यूज़ अभी भी है। देन मेगाबाइट KB से
बड़ा यूनिट हो गया तो मेगाबाइट मतलब 1024 किलोबाइट्स हो गया। इसमें और डाटा सेव हो जाता है, जैसे लॉन्गर और थोड़ा बड़ा आपको टेक्स्ट सेव करना, हाई रेजोल्यूशन फोटोज के लिए ज़्यादा मेमोरी चाहिए, या ब्रीफ ऑडियो स्निपेट्स, छोटा सा कोई ऑडियो क्लिप यदि चाहिए दे, इन सब के लिए ये सब मेगाबाइट में हो जाता है। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज फॉर कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई सॉफ्टवेयर पैकेज हो गया, मीडिया फाइल्स, कोई गाना है कि इतने मेगाबाइट का है, या कोई छोटी फिल्म, इन सबको मेगाबाइट्स में स्टोर कर सकते हैं। इवन दो बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, और ज़्यादा के लिए कोई फिल्म है कितने जीबी की है, ठीक है, जैसे जैसे इमेजेस बढ़ती जाएंगी, वीडियोस बढ़ते जाएंगे तो उतना फिर साइज बढ़ेगा। तो जनरली सॉन्ग्स वगैरह में तो एमबी काम कर जाता है, कोई मूवी है, बड़ी मूवी है तो वो फिर जीबी का स्टोरेज चाहिए उसे। Even though bigger units of measurement are being used more often due to the expanding amount of data files का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो लेकिन मेगाबाइट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें भी यूज़ में हैं। छोटे छोटे सॉन्ग्स हो गए, छोटी डॉक्यूमेंट्स हो गई, सॉफ्टवेयर पैकेजेस हो गए। नाउ नाउ मेगाबाइट से बड़ा हो गया गीगाबाइट, 1024 मेगाबाइट के बराबर। इसमें हाई डेफिनेशन एचडी फिल्म सेव हो जाती है, पूरा फोटो एल्बम आप सेव कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, देन लार्ज फाइल्स, उन सब के लिए फिर गीगाबाइट जितना स्टोरेज चाहिए आपको। हार्ड ड्राइव, सॉलिड नेशन ड्राइव्स या एसएसडी है बेसिकली, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स कहते हैं इसको, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइसेस, इन सब की कैपेसिटी बेसिकली गीगाबाइट में होती है, और भी सेकेंडरी स्टोरेज के डिवाइसेस कैपेसिटी फिर इंक्रीज होती जाती, पीटाबाइट, टेराबाइट, इन सब में। गीगाबाइट्स कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है रिसेंट टाइम्स में। अब देखते हैं नेक्स्ट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। जैसे जैसे आपको डाटा ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा और गीगाबाइट चाहिए, तो फिर टेराबाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डाटा यदि आपको सेव करना है, बड़े बड़े डाटाबेस हो गए, इनॉर्मस वीडियो के बहुत सारे कलेक्शन सेव करने हैं, एंटरप्राइज लेवल की जो कंपनीज वगैरह में चीज़ें सेव हो रही हैं डेली बेसिस पे, बहुत सारा डाटा, तो फिर जीबी, मेगाबाइट ये सब काम नहीं करेगा वहाँ पे, वहाँ कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। Enterprise level storage systems may all store a lot of data in a terabyte. High capacity external hard drives, उनकी high capacity, suppose ज़्यादा कैपेसिटी का चाहिए तो टेराबाइट में उसका मेमोरी रहेगी। क्लाउड बेस्ड जो चीज़ें सेव हो रही हैं, जैसे गूगल ड्राइव वगैरह पे सेव हो रहा, तो वो सब फिर कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती। डाटा सेंटर्स में दे फ्रिक्वेंटली यूज इट, बड़े बड़े डाटा सेंटर्स में टेराबाइट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट, क्योंकि लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग हो रही है अब कहीं भी, छोटे ऑर्गेनाइजेशन, बड़े में, हर जगह तो कंप्यूटर बेस्ड ही चीज़ें हैं, तो मेमोरी भी, डाटा भी सेव हो रहा है उस हिसाब से ज़्यादा ज़्यादा, इसीलिए मेमोरी साइज चाहिए। देन पीटाबाइट आ गया। पीटाबाइट और भी ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डाटा स्टोरेज के लिए है। इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत सारे वीडियो सेव करने, बहुत बड़े बड़े डाटाबेसेस, इनॉर्मस कलेक्शंस ऑफ हाई रेजोल्यूशन बेस्ट क्वालिटी फोटोग्राफ्स, बहुत सारे फोटोग्राफ्स सेव करने हैं, तो पीटाबाइट चाहिए। फिर इट इज़ फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड इन, बड़े बड़े डाटा सेंटर्स में इसका यूज़ होता है, क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशंस में, एंड डाटा इंटेंसिव साइंटिफिक रिसर्च में, जिसमें बार बार बहुत सारा एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ डाटा पे प्रोसेसिंग करनी होती है। एक्साबाइट हो गया, ईबी, एक्साबाइट मतलब 1024 पीटाबाइट्स, इसमें और ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्टोरेज हो गया। लार्ज स्केल डाटा वेयर हाउसेज में, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट का जो ट्रैफिक होता है उसको सेव करने के लिए, इनॉर्मस वीडियो, बहुत सारे वीडियो आर्काइव्स, मतलब जहाँ बहुत सारे वीडियो सेव है, आर्काइव एक तरीके से लाइब्रेरी होगी जिसमें वीडियो स्टोर्ड है, पुराने पुराने वीडियोस भी। नाउ लार्ज स्केल, बहुत लार्ज स्केल पे साइंटिफिक साइमुलेशन या क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, एंटरप्राइज लेवल स्टोरेज सॉल्यूशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज का डाटा, वो सब के लिए फिर ये एक्साबाइट हो गया। देन है जीटाबाइट। Zettabyte 1024 exabytes. It represents a data storage capacity that is nearly beyond imagination. इसमें और भी हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। आजकल तो डाटा कैपेसिटी की इतनी रिक्वायरमेंट है कि सच में अनइमेजिनेबल डाटा सेव करना पड़ रहा है डेली बेसिस पे। बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में ज़रूरत पड़ती है इनकी, या बड़े एंटरप्राइज, बड़ी कंपनीज का डाटा वगैरह सेव करना होता, करेंट मतलब डेली बेसिस पर इतनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है।
माइंड बॉगलिंग अमाउंट्स ऑफ डाटा, आप सोच भी नहीं सकते उतना डाटा सेव हो सकता है। सच एज ग्लोबल इंटरनेट का कंटेंट कहीं तो सेव हो रहा है, ग्लोबली जितना भी काम हो रहा है इंटरनेट पे। लॉन्ग टर्म आर्काइवल स्टोरेज, पुरानी चीज़ें भी सेव करनी है लंबे समय तक की, कई सालों की, तो उसके लिए जीटाबाइट हो गया। एंड थॉरो ग्लोबल डाटा एनालिसिस के लिए ये सब जीटाबाइट में आ सकता है। योटाबाइट लास्ट यूनिट हो गया। अ योटाबाइट कंटेन्स 1024 जीटाबाइट्स, इट रिप्रेजेंट्स एन, इसमें और आप बड़ा वर्ड यूज कर लीजिए, अनबिलीवेबल। इसमें माइंड बॉगलिंग, दिमाग फट जाएगा एकदम, उतना डाटा। ठीक है, थोड़ा सा फनी वर्ड्स है लेकिन सच में डाटा इतना ज़्यादा हो गया आजकल। तो इट रिप्रेजेंट्स एन, इसमें अनबिलीवेबल, आप सोच भी नहीं सकते। It represents an unbelievable volume of data storage. A yottabyte may store unimaginable amounts of data, such as the equivalent of storing the internet's content many times. मतलब इंटरनेट के कंटेंट को जो भी करेंटली है उसको भी मैनी टाइम्स सेव कर लो, तो सोचो, आप सोच भी नहीं सकते। और ट्रैकिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा फ्रॉम ऑल अवेलेबल वर्ल्ड वाइड सेंसर्स, वर्ल्ड वाइड जितने सेंसर सपोज आप लगा ले तो एक साथ ट्रैकिंग कर सकते हैं आप सबकी, सिर्फ इमेजिनरी बताया गया है। बाकी जहाँ जो सेंसर है तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइस अवेलेबल है, बट कोई ये भी चाहे कि वर्ल्ड वाइड के सेंसर्स का कहीं डाटा लेना है तो योटाबाइट सोचिए उतनी कैपेसिटी है इसकी। सो कंक्लूजन देख लेते हैं फाइनली, एक समरी कह सकते हैं आप इसको। इन द एरिया ऑफ कंप्यूटिंग, मेमोरी इज द बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी एक बैकबोन है कंप्यूटर सिस्टम की। परमिटिंग रिकॉर्ड स्टोरेज रिट्रीवल प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग, रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं जब चाहे, उसको ले सकते हैं, उस पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग। देर आर अवेलेबल क्रिटिकल टाइप्स। नंबर वन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, जो कि अनस्टेबल, मतलब हमेशा नहीं है उसमें चीज़ें, सिर्फ स्विच ऑन है कंप्यूटर तब तक है, विच इज़ अनस्टेबल एंड डिजाइन फॉर इंस्टेंट इंफॉर्मेशन एंट्री के लिए है वो। एंड सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन अनस्टेबल, मतलब ये फिक्स रहती है एक तरीके से, जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो गए। एंड यूज फॉर लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन स्टोरेज, कंप्यूटर ऑफ है तब भी चीज़ें इसमें सेव रहेंगी। जब कंप्यूटर ऑन करते हो प्राइमरी में भी चीज़ें कहाँ से आती है, वो सेकेंडरी में ही सेव्ड है, बस किसी एक पर्टिकुलर फाइल पे जिस पे वर्क करना, सेकेंडरी मेमोरी से वो प्राइमरी में आ जाएगी, बट फाइनली कहाँ सेव है लॉन्ग टर्म के लिए, सेकेंडरी में। मेमोरी यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मशीन यूनिवर्सल ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। स्टैटिस्टिकल इंटीग्रिटी, मतलब आप जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से हो, भरोसेमंद रहें, कहीं सेव रहेंगी चीज़ें तब तो। और फास्ट प्रोसेसिंग भी होती है, क्लाइंट को परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए तो टाइम पे भी चीज़ें चाहिए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मेकिंग दैम एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग गैजेट्स में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। एज जनरेशन एडवांसेस मेमोरी डिवाइसेस कीप, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी ये मेमोरी डिवाइस भी अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अडॉप्ट होते जाएंगे, उस टाइप के डिवाइसेस आते जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी स्मार्टफोन में जैसे ही आप मेमोरी कार्ड की यदि बात करें तो पहली बात तो ये भी अनइमेजिनेबल था एक टाइम पे भी, बस इतना था कि हाँ फ़ोन कर सकते हैं, बट उसमें चीज़ें सेव होंगी, एक्स्ट्रा चिप आप डाल सकते हैं स्टोरेज के लिए, फिर उनकी भी कैपेसिटी बढ़ रही है, साइज़ छोटा होता जा रहा है, कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू डिमांड है, जिस यूज़र्स की जैसी डिमांड हो रही है। प्रोवाइडिंग ग्रेटर एबिलिटी एंड क्विकर स्पीड्स टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी, मतलब आज के की जो कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट अप करने के लिए नए नए मेमोरी यूनिट्स आ रहे हैं। एंड क्विकर स्पीड्स टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी कंप्यूटिंग पैकेजेस एंड कस्टमर्स। तो ये हो गया कंक्लूजन, एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको अपने लेवल पे भी रीड कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।